नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। ये वीडियो केमिस्ट्री की और जिसमें हम लोग करने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर को। और खास तौर से ये वीडियो अगर देखा जाए तो एनटीपीसी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जिसमें सीधे सीधे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या चाहिए हम डिस्कस करेंगे, किस तरह से हम चीज़ें लेकर आगे बढ़ेंगे। ये वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट है यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस के लिए और डास ग्रेड 2 के लिए। तो अगर आप लोग इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए अति उत्तम होगा। चलिए शुरू करते हैं। साइंस में अगर हम देखा जाए तो टॉपिक हैं, जैसे कि अगर साइंस को आप लोग सेग्रेट करते हैं, अगर ब्रेक करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी होती है। 2 मिनट लूँगा बस, आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं, मुझे पता है आप लोगों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा लक्ष्य यही है कि जो बड़ी बड़ी वीडियो का कल्चर चल पड़ा आजकल, एक 1.5 घंटे की फालतू का, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, वो 20 मिनट 15 मिनट की वीडियो में किस तरह मैं दे सकूँ। मेरी वीडियो की क्वालिटी यही रहती है कि मैं कम वीडियो में ज़्यादा, छोटी वीडियो में ज़्यादा कुछ देने की कोशिश करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, आप लोगों को सब पता है, साथ में होती है बायो, और एक साथ में नया टॉपिक है जो कि अब आने लगा। टॉपिक पुराना है लेकिन क्वेश्चन खूब आते हैं लगे यहाँ से घूम के, एनवायरनमेंट। ठीक है, तो किस तरह से हमें लेके चल रहे हैं, हम ये लेके चल रहे हैं केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री से शुरुआत करेंगे और सारी चीज़ें लेके चलेंगे। ये साइंस के जो लेक्चर्स है ये आप किसी भी परीक्षा के लिए रामबाण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी ट्रिपल एससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप आगे देखें तो केमिस्ट्री में अगर हम चलेंगे तो केमिस्ट्री में सबसे बेसिक इकाई जहाँ शुरू करते हैं वो शुरू करते हैं मैटर से। किससे शुरू करते हैं सर? मैटर से। ये मैंने थोड़ा सा फ्लो चार्ट पहले बना लिया था। मैटर देखिए क्या होता है। मैटर मतलब पदार्थ, कोई भी पदार्थ, ये मार्कर, ये कॉपी, ये लकड़ी, ये कंप्यूटर, सब कुछ इनको मैटर कहा जाता है, पदार्थ। तो इसकी अगर डिफ़ाइन किया जाए तो क्या डिफ़ाइन होगा? डिफ़ाइन का मतलब ये है कि इसको साइंस की लैंग्वेज में कैसे डिफ़ाइन करेंगे। साइंस की लैंग्वेज में डिफ़ाइन करेंगे कि ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी चीज़ जिसका अपना मास हो और वो कोई स्पेस घेरे, उसको मैटर या पदार्थ कहा जाता है। ये हवा, वायु, लकड़ी, सब कुछ जो भी स्पेस और जिसमें मास है और जो स्पेस घेरती है वो क्या होगा? मैटर की कंडीशन में आएगा। एल्युमिनियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, ये सब इसी चीज़ों के हिस्से आते हैं। बोर्ड, लकड़ी, मिट्टी, आसमान, हवा, वायु, सब, पानी, सब कुछ, ये सब क्या कहते हैं? मैटर का हिस्सा है। सिंपली पूरी केमिस्ट्री अगर देखा जाए तो शुरुआत ही मैटर से होती है। केमिस्ट्री की फुल फॉर्म देखिए, केमिस्ट्री कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? केमिस्ट्री मिस्र के एक वर्ड कीमिया से मिल के बना है। और केमिस्ट्री का पिता माना जाता है लवोसियर को। वो फेमस साइंटिस्ट थे। आप लोगों को बताना है कि वो साइंटिस्ट कहाँ के थे। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री में बेसिकली होता क्या है, अगर आप ये फ्लो चार्ट अगर आप समझ लेते हैं तो इस आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हमें क्या क्या केमिस्ट्री में पढ़ना होगा और हम कैसे चलेंगे। देखिए केमिस्ट्री पदार्थों की जो मैटर होते हैं, इनकी फिजिकल और केमिकल जब एस्पेक्ट्स को हम पढ़ते हैं तो वही स्टडी ऑफ साइंस के उस पार्ट को केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान कहा जाता है। इसमें हम लोग जो रासायनिक क्रियाएं हैं, जो रासायनिक एक्टिविटी है, जो केमिकल एक्टिविटी है, उसको पढ़ते हैं, प्लस इन मैटर्स की जो फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल स्वरूप है, उसको पढ़ते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन में खास तौर से मैटर को कितने भाग में बांटते हैं? जहाँ मैंने 3 भाग लिखे हैं, लेकिन साथ में चौथा भाग होता है प्लाज्मा और 5वां होता है बोस-आइंस्टाइन, है ना। तो अगर आप पूछा जाए कि कितने पार्ट होते हैं पदार्थ के, आपने सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, तरल और द्रव्य पढ़ा होगा, साथ में इन दोनों को भी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, जब गैस को हम बहुत ज़्यादा हीट कर देते हैं तो वो आयोनाइज्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? आयोनाइज्ड, उसका आयनीकरण हो जाता है। तो उस कंडीशन को प्लाज्मा बोलते हैं। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी धीरे धीरे ये टेक्निकल चीज़ें सीख रहा हूँ, तो उम्मीद करूँगा कि जल्दी जब सीख जाऊँगा और अच्छे से हम लोग डिस्कस कर सकेंगे। इसके अलावा जब हम केमिकल एस्पेक्ट्स की ओर अगर बढ़ते हैं, मैटर के हम लोग अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की ओर बढ़ते हैं तो उसको हम इतने भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? इतने हिस्सों में हम लोग बांट सकते हैं। सबसे पहले हम इसको दो भागों में, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, ये और ये। सब्सटेंस या आपका मैटर एक ही बात है। इसको प्योर वाले को फर्दर आप कितने भागों में बांट सकते हैं? एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट में क्या आता है? मेटल मतलब धातु, अधातु और मेटलॉइड, ये पढ़ना होगा। ये सारा पोर्शन आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। किस में आता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एलिमेंट वाले पोर्शन में ये पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएगा। थोड़ा सा हमें फिजिकल केमिस्ट्री देखने को मिलेगा। ये पोर्शन पूरा फिजिकल केमिस्ट्री की ओर जाता है, ये पोर्शन पूरा फिजिकल केमिस्ट्री की ओर जाता है।
फिर कंपाउंड में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, और फिर मिक्सचर होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, मतलब समांगी और विषमांगी। ठीक है, ये सारा हमको पढ़ना है। इसी पूरी क्लास में सारा नहीं पढ़ लेंगे, ये तो केमिस्ट्री पूरी तरह से, लेकिन हम किस तरीके से आप इसकी फ्लो चार्ट को देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, कैसे कैसे क्या चीज़ किससे रिलेटेड होती है। एलिमेंट वही होता है, तत्व जिसे आप लोग बोलते हैं, है ना। अभी पूरी तरह से शायद ये मार्कर काम नहीं कर रहा है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो इसको अब हम लेके आगे की ओर बढ़ेंगे। अब अगर हमें देखें तो हमने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। आज इस टॉपिक की छोटा सा सॉलिड लिक्विड गैस को ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आप सभी लोगों को पता होगा कि सॉलिड लिक्विड गैस जो है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर हम उसके नेचर के हिसाब से देखें, लेकिन आपको देखने में वो जो डिफरेंस है भले ज़्यादा ना हो, लेकिन वो सीधे सीधे प्रकट हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, इसकी अगर केमिकल बनावट को अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंजेस नहीं लाएंगे, लेकिन इसके फिजिकल स्वरूप में काफ़ी हम नेकेड आई से देख के पहचान सकते हैं। सबसे पहले अगर देखते हैं हम लोग सॉलिड में क्या क्या मेन चीज़ आपको पता है। सॉलिड जो भी पदार्थ होते हैं उसकी शेप बिल्कुल फिक्स होती है, डेफिनेट होती है। ईंट है या ये मार्कर है, ये चेंज नहीं हो सकता है, मोल्ड नहीं होगा, बिकॉज सॉलिड है। ये ग्लास में पानी लिया था, उसकी शेप मोल्ड हो सकती है। कभी ऐसे ग्लास में डाला तो पानी कैसा कसाई कुछ और दिखेगा, पतीले में डाला तो कुछ और दिखेगा, फेंक दिया रोड पे तो कुछ और होगा। वॉल्यूम हमेशा इसका फिक्स होता है, इसका बिल्कुल ऑलवेज एक अगर 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का अगर कोई टुकड़ा है ईंट का, तो वो हर कंडीशन में उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। तो आकार में भी बदलाव नहीं आता है, वॉल्यूम में भी बदलाव नहीं आता है। इनका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, हाई डेंसिटी होती है। क्या होती है? हाई डेंसिटी होती है। ये सब क्यों होता है बताएंगे। और स्लाइटली कंप्रेसिबल, मतलब बहुत कम इनमें चांस होता है कि इन पर संपीड़न हो सके, इन पर दबाव लग के ये कंप्रेस्ड हो सकें। कंप्रेस ऐसा नहीं कि बिल्कुल कंप्रेस्ड नहीं होते, लेकिन होते हैं। अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी क्यों हैं, अब आगे की ओर देखिए। अगर देखते हैं तो अगर मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये कोई वस्तु है, तो ये सॉलिड में बिल्कुल इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, सबसे छोटी इकाई जो एटम होते हैं उनसे मॉलिक्यूल बनते हैं, और वही पार्ट्स से मिलते मिलते पूरे कोई भी पदार्थ बनाते हैं। आपको पता है कि पदार्थ का निर्माण एटम के द्वारा किया जाता है। जब खूब सारे आपस में मिलते हैं तो पदार्थ तत्वों का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें बिल्कुल जो इनका अरेंजमेंट होता है बिल्कुल फिक्स होता है, मतलब क्लियर कट अरेंजमेंट होता है, कोई भी डिसअरेंजमेंट नहीं होता। बिल्कुल एक पैटर्न में ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ये एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बिल्कुल एक पैटर्न में काम करते हैं। ठीक है, इस वजह से इनकी शेप जो होती है बिल्कुल क्लियर कट होती है। दूसरी बात, इनके अंदर स्पेस बहुत कम होता है। इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूलर के बीच में जो स्पेस है, जो गैप है, वो बहुत कम होता है। वो क्या होता है? बहुत कम होता है। इस वजह से क्या होगा, इनका आपस में जो आकर्षण बल है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के ऊपर एक बल लगाते हैं, जिनको बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या अंतर मॉलिक्यूल क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर होली। हाँ, एक दो अलग अलग मॉलिक्यूल, मतलब पदार्थों के जो बारीक हिस्से हैं उनमें आपस में जो बल लगता है उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। तो बिल्कुल क्लियर कट अरेंजमेंट होने की वजह से इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो सिंपली बात है, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होंगी तो सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को खूब पकड़ के बैठे होंगे। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, इसकी शेप डेफिनेट होगी, इसका वॉल्यूम डेफिनेट हो गया, डेंसिटी इसकी डेफिनेट हो, इसकी ज़्यादा हो गई, हाईली डेंस हो गया। ईंट की डेंसिटी कुछ ज़्यादा होगी बजाय पानी के और बजाय एक गैस के गुब्बारे के। ठीक है ना, और इसी वजह से जल्दी कंप्रेस्ड भी नहीं होते, बिकॉज इनका अरेंजमेंट और इनका इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस है आपस में इतनी स्ट्रांग होती है कि ये सारे फिगर, ये सारी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं। समझ रहे हैं आप? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे अगर आप देखें, लिक्विड में शेप डेफिनेट नहीं होती जी। ग्लास में पानी डाला कुछ और हो गया, पतीली में डाला तो दूसरा शेप हो गया, बाल्टी में डाला दूसरा शेप हो गया, मतलब शेप इसकी चेंज हो सकती है। बिकॉज इसमें देखिए क्या होता है, मैंने जैसे इसमें बनाया, इसमें जो सेम है, इसमें जो अरेंजमेंट है वो क्लियर इरेगुलर होता है। एक यहाँ पे मॉलिक्यूल, एक वहाँ पे, कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता, जिस कारण से क्या होता है, इनमें बल भी उतना मजबूत नहीं होता आपस में जितना कि सॉलिड में था। इस कारण से शेप डेफिनेट नहीं है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, डेफिनेट है। आयतन, 1 लीटर पानी को पतीले में डालो, वहाँ डालो, यहाँ डालो, 1 लीटर ही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल आप टेम्परेचर और प्रेशर पे कुछ चेंजेस ना करो। अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर पे कुछ चेंज कर दिया तो यहाँ आयतन मतलब वॉल्यूम के ऊपर प्रभाव
पड़ेगा। तो मतलब क्या, अगर टेम्परेचर प्रेशर पर इफेक्ट होता है तो जो अवस्थाएं होती हैं सॉलिड लिक्विड गैस, इसमें इनमें बदलाव आता है, जनरल सी बात है। तो डेफिनेट वॉल्यूम तो होगा, लेकिन ये आपको रखना है कि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हैं, ठीक है जी। उसके बाद डेंसिटी सॉलिड से कम होती है, डेंसिटी होती है सॉलिड से कम होती है, समझ गए ना, सॉलिड से कम होती है। इसका जो ठोस से कम घनत्व होता है तरल का। उसके बाद ये कंप्रेस हो सकते हैं, जितने सॉलिड तो बहुत कम चांस होते हैं कंप्रेस होने के, लिक्विड का थोड़ा ज़्यादा चांस होने कंप्रेस होने के, बिकॉज इसकी डेंसिटी, देखो जो कंप्रेसिबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी से, सॉरी डेंसिटी का ये होता है सिंबल, डेंसिटी से इन्वर्स, मतलब डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो कंप्रेशन नहीं होगा, डेंसिटी कम होगी कंप्रेशन होगा। गैस में डेंसिटी बहुत कम होती है इसलिए कंप्रेशन बहुत ज़्यादा, इसलिए तो गैस को संपीड़ित कर सकते हैं, दबा सकते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक हो गया। तो 2 ही 3 इफेक्ट होते हैं इनके जो कि पूरी इस नेचर को डिपेंड करते हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स, एक अरेंजमेंट, एक डेंसिटी, ये 3 बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी इस नेचर को डिफाइन करती हैं। गैस के पास आए तो गैस में ना तो शेप होती है फिक्स, ना वॉल्यूम होता है फिक्स, डेंसिटी बहुत कम होती है और कंप्रेसिबल हाई होती है। सेम रीज़न, सेम पर्टिकुलर रीज़न, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं, टू द पॉइंट, कट टू कट, ठीक है। अब जो 1-1 घंटे वाली वीडियो है और लोगों की, उससे मिला लेना कि उस 1 घंटे में उन लोगों ने क्या समझाया और इस 15 मिनट में हम क्या समझा रहे हैं, ठीक हो क्या। अब अगर देखिए एक इसी अब एग्जांपल लेते हैं, एक एयर की डेंसिटी कितनी होती है, एयर की डेंसिटी होती है 1.2 kg पर मीटर क्यूब, वाटर की डेंसिटी कितनी है 1000 पर मीटर क्यूब, उसकी मुझे अभी यूनिट नहीं ध्यान आ रही है, और इससे कहीं गुना ज़्यादा सॉलिड हो सकती है। तो डेंसिटी अगर हम देखें, जो स्टेट्स होती है वो क्या सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, डेंसिटी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैसा अरेंजमेंट होता है सॉलिड में, लैटिस की फॉर्म में, कैसा होता है लैटिस की फॉर्म में, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए अगर हम इसी में आगे की ओर चलें, चलिए अगली स्लाइड यूज़ करते हैं। इसी में अगर हम आगे की ओर चलें तो जैसा मैं बता रहा हूँ कि टेम्परेचर बदलने पे इन्हें बदलाव आता है। जैसे ये सॉलिड है, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। जब आप एक प्रोसेस होता है मेल्टिंग, सॉलिड से लिक्विड होने में, लिक्विड से गैस होने में वेपराइजेशन, मतलब जो सॉलिड पे हम लोग टेम्परेचर, ये सब टेम्परेचर रेज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो मतलब क्या, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होंगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही, तो सॉलिड से क्या, बर्फ को आपने हीट दी, लिक्विड बन गया, लिक्विड को हीट दी, गैस बन गई, गैस को हीट दिया, प्लाज्मा बन गए, ठीक है जी। तो एंथैल्पी ऑफ सिस्टम इस तरफ घूम रहा है। एंथैल्पी क्या होता है, किसी भी एक सिस्टम की जो फाइनल हीट होती है ना, डेल्टा एच इसको बोलते हैं। अब इसी प्रोसेस को अगर आप यहां से घुमाएं, प्लाज्मा का क्या आपने डी आयोनाइजेशन, डी आयोनाइजेशन करते तो लिक्विड हो गया। लिक्विड को आपने क्या कर दिया, सॉरी गैस को अगर आप
टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे, लिक्विड फॉर्म में जाएगी, लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे, सॉलिड फॉर्म में जाएगी। इसको आप अगर हम बहुत ज़्यादा हीट कर देते हैं, यहाँ से सीधे गैसेस फॉर्म बनता है, सब्लिमेशन होता है। मतलब क्या, टेम्परेचर चेंज होने पे अलग अलग प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाते हैं और सारी स्टेट्स आपस में रिवॉल्व कर सकती हैं। तो मतलब टेम्परेचर और प्रेशर पे सारा जो फंडा है वो पूरी तरह से काम करता है। तो क्वेश्चन देखिए इस सेक्शन से, बहुत ही बेसिक सेक्शन है ये, आजकल पढ़ाया भी नहीं जाता है, लेकिन मैंने शुरुआत करने के लिए इसको कर लिया। बहुत ही बेसिक अगर देखा जाए तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि टेम्परेचर रेज करने पे क्या क्या चीज़ें इफेक्ट होती हैं और इन सब के अलग अलग काम होते हैं, इन सब के अलग अलग नाम हैं, इन सबको इसी पे ही हमारा फिजिकल एस्पेक्ट स्टेट्स का घूमता रहता है। अब इसके आगे जब हम लोग शुरू करेंगे तो मिक्सचर और डिफरेंट टाइप की चीज़ों को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और फटाफट उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर को शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।